या चलिए, तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन. So we already discussed this thing, right? So have you gone through this concept? Whatever in this figure 1, 2, 3 experimental setup is here. So have you gone through that? How Yes, sir. yeah, electric force, magnetic force acting on the charges, and how charges moving and trajectory of path of the charges, right? So whatsoever things are here, you all people have gone through that. Okay, no problem. So now look at here. Equilibrium quickly develops in which electric force on each electron increased enough to match the magnetic force. When that happens, figure B shows B due to this. Yeah, वो फिगर में जो चीजें दे रखा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपनसेट कर देगा, इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा? देन the drifting electrons then moves along the strip toward the top of the page at velocity vd, with no further collection of electrons on the right edge of the strips and thus no further increase in the electric field E. इसका मतलब समझ में आया आप लोग को? नहीं नहीं सर, ये आया? फिगर ही नहीं आया है अच्छे से समझ में। ओके, नो प्रॉब्लम. देखिए, यहाँ पे देखिए, पहला फिगर में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, तो इसके कारण क्या होगा? ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, राइट, उस पर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस तरह से घूम जाएगा आगे चलकर. अभी अभी हम लोग देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को थ्रो करेंगे तो वो सर्कुलर पाथ में भाग जाता है. तो यही चीज़ यहाँ पे होगा, सिंपल चीज़. सेकंड, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण ये जो चार्ज था उस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था उसके साथ साथ अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था. तो अब क्या होगा? ये जो चार्ज था वो इधर भाग रहा था, वो अब इधर नहीं भागेगा, अब वो सीधा निकलेगा. मतलब ये हुआ कि इस तरफ अगर मैं डिटेक्टर लगा दूं, क्या लगा दूं? डिटेक्टर. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डिटेक्टर होता तो डिटेक्ट कर रहा था कि चार्ज आया यहाँ पे, बट अब यहाँ पे डिटेक्टर अगर लगा दूं तो डिटेक्टर पे कोई चार्ज नहीं आएगा. क्यों? चूंकि अब इस पे फोर्स इक्विलिब्रियम हो गया और ये इस तरफ जा रहा है. एक चीज जरूरी है कि ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल नहीं हुआ तो फिर इधर या इस तरफ कहीं भाग जाएगा वो. ठीक है, वही सेम चीज यहाँ, ए और ये दोनों सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, इसलिए जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया. तो यही चीज बोल रहा है कि ऐसा सेटअप कर देंगे तो फिर क्या होगा? एट लास्ट जो चार्ज है वो ट्रेवल करेगा, इसका वेलोसिटी डी होगा, जिसको बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट्स इट. अब आई थिंक समझ में आ गया होगा. आया? अब भी नहीं? आया थोड़ा थोड़ा। थोड़ा नहीं, पूरा आना चाहिए. ये तीनों बात समझ में आ गया ना यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर। हाँ, बाकी लोग भी यस नो करेंगे. देखो, मेरा उद्देश्य क्या है वो तुम लोग समझते हो, इसलिए उस उद्देश्य के लिए आपको बोलना पड़ेगा, राइट, इंटरेक्ट करना पड़ेगा. सिर्फ ये मोह माया में नहीं कि हम क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे तो ऐसे होगा, मतलब अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, ये सब नहीं. सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से रही है. तो सिंपल सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था. तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम जानते हैं कि ये चार्ज जो है इस तरह से भागेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेंगे. अब ये दोनों इक्वल हो गए तो इक्वल हो जाएंगे तो ये सीधा भागेगा. ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तब ये इधर क्यों भागेगा. हाँ, तो इसलिए भागेगा चूंकि ये करंट आ रहा है ना इधर, तो करंट इधर से इधर भाग रहा है, मतलब जो चार्ज है वो इस अपोजिट में भागेगा. देख रहे हैं ना, करंट इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा. और जब इस पे फोर्स लगता तो इधर भाग सकता था, इधर भाग सकता था, बट जब इक्विलिब्रियम हो गया तो वो सीधा भागेगा, राइट. तो उसी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया है. अब देखिए, लुक एट हेयर. तो देखो, ये हम लोग जान गए ये दोनों इक्वल होगा, क्लियर है यहाँ से. अब देखो वी डी बराबर क्या हो गया? ई ई कैंसिल हो जाएगा तो होगा ई बट्टे बी. अब ई बट्टे बी हम लोग जानते हैं ये चीज,
और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक ये भी होती है जे अपॉन एनी, जे अपॉन एनी। ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड से, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप सीखे होंगे ये चीज़ कि ये करंट डेंसिटी है, राइट। करंट डेंसिटी दैट इज आई अपॉन एरिया, राइट। करंट डेंसिटी है कि भाई ये हमारा मान लो वायर है, इससे करंट जा रहा है आई, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसमें जो करंट का डेंसिटी होगा तो करंट अपॉन एरिया, राइट। ये डेंसिटी के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। तो उसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज एक्चुअल में मान के चलो, तो चार्ज जो होता है क्यू चार्ज होता है, तो वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो क्यू होती है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना चार्ज होंगे, तो एनी यहाँ पे इसलिए लिख दिया जाता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो वेलोसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसका जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका ये अपना ओरिजिनल वेलोसिटी नहीं है, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसमें करंट बह रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वो ड्रिफ्ट करते हुए वो आगे बढ़ रहा है, राइट। इसीलिए उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला गया है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जे अपॉन एनी, और जे को हम जानते हैं आई बाई ए, तो यहाँ पे लिखा गया। तो इसको आप याद रखिएगा एकदम अच्छे से, राइट। ए हॉल पोटेंशियल डिफरेंस बीच सेट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस स्ट्रिप विड्थ डी। ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपने ऐसे डेवलप किया था, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या नेगेटिव या पॉजिटिव व्हाटएवर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस भी पैदा हो गया। यह चीज हम लोग जानते हैं, आप याद कीजिए वहां पे कि पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, याद है ना। और ऐसे यस सर। हाँ, के क्यू अपॉन आर होता है एक, और एक होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना एक नॉर्मल केस में। तो ये डी का डिफरेंस मतलब आर का डिफरेंस हो गया। आर से अगर यहाँ मैं गुना कर दूं तो ये कट जाएगा ना, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा भी, सॉरी या सही है ना ये, हाँ सही है, ये भी हो जाएगा। तो ई इंटू डी डेट इज भी, तो ये हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई किया तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएंगे। तो ये चीज हो गया, यहाँ पे एक पोटेंशियल भी डेवलप हो गई। अब देखिए फ्रॉम 2 1 2 3 2 2 3, इसको 2 बोला, इसको भी 2 बोला, मतलब बोल सकते हैं। तो 1 कहाँ है फिर, लेट मी चेक वेयर इज 1। मुझे लग रहा है गड़बड़ कर रखा है 1 is missing, right? Hall effect 1 is missing। तो हॉल इफेक्ट तुम लोग को पढ़ना है बाबू, ये क्या बोलते हैं 12 बोर्ड वाले, क्या चीज? हॉल इफेक्ट आप लोग को हॉल पढ़ना है। सो इट विल बी क्वेश्चन 1, राइट, इक्वेशन 2, so here will be 1, so 1 2 and then 3। so from 1 to 3 we can calculate from here this, and we can calculate in, right, and from here we can calculate VD also। so these are very important। so main thing is this one, right, and other thing you know, just to calculate you will find there। so what we got from here, that n is number of electron or number of electron। so I is current, you know very well। suppose you are applying 3 ampere current, so you know this thing। D, you know a strip, you can measure it। B, you can you are applying magnetic field, that means you know how much magnetic field you have applied, right, so this is also known। E, you know very well। A, cross section area, you know, right, cross section area, you know, like current is flowing in this wire, so you can measure the cross section area of this wire, right, wire, or it may be a strip, whatever you know। and second thing is capital B, right, B is here। so B is, what is this B, that is potential, so if you know electric field and D, so you know V also, potential also। so these all the things are known if you set up an experiment, right,
So from here these parameters you know, so applying these or putting these all the values of these parameters, you can calculate n, okay, and you can calculate Vd also. That means what will be the speed of electron, you know, in here, right? In this box, what will be velocity of electron, that is Vd, how much you can calculate from here, and how many electrons will, you know, coming out, that is number of n, you can calculate that one also, right? So in Hall effects, what you are doing, you are calculating number of electron and velocity of the electron, or that is drift velocity of the electron, by putting this setup, right? But one thing is very clear, you have to maintain electric field and magnetic field in such a way that magnetic force and electric force should be equal, right? So you have to maintain your setup in such a way, right? Anyway, so let's go ahead. So here we have calculated these two things from this calculation. So till now clear? Yes, sir. Okay, Yes, good. yes, sir. Right. Yeah, any problem? No. So देखो ये स्टेटमेंट में वही चीजें लिखी गई है. आई वॉन्ट टू रीड वंस अगेन, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. बाय कनेक्टिंग ए voltameter, you know, we have done experiment in Badi-Coulomb voltameter, right? Across the width. ये जो हमारे पास दो ऐसे विड्थ हैं, एक इधर चिप लगा दो, एक इधर लगा दो, और ये वोल्टामीटर यहाँ से हटा दो, राइट? वोल्टामीटर, ये हमारा वोल्टामीटर, राइट? We can measure the potential difference between the two edges of the strip. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वो बता देगा. मोर ओवर द वोल्टामीटर कैन टेल अस विच एज इज एट हायर पोटेंशियल. वहां से पता चल जाएगा कौन हायर पोटेंशियल पे है. फॉर द सिचुएशन फिगर बी, we would find that the left edge is at higher potential, which is consistent with our assumption that the charge carriers are negatively charged. अब देखो कैसे पता चलेगा कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, राइट? तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है, यहाँ पे एक वोल्टामीटर लग गया, और एक यहाँ से सटा दिया और दूसरा यहाँ से वायर ला करके सटा दिया. अब अगर ये हायर पोटेंशियल आ गया और ये लोअर पोटेंशियल आ गया, राइट? ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और फिर जो हमारा ये एक्चुअल में फिर इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों? चूंकि ये इस तरफ भाग रहा है, राइट? और फिर अगर ये लो पोटेंशियल हुआ, इधर हाई पोटेंशियल हुआ, राइट? तो उस कंडीशन में हम ये निकाल सकते हैं कि भाई ये हाई है, ये लो है, राइट? तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर भाग रहा है वो हम पता कर सकते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर ही मैं रखूँ तो कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है फिर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट कर दिया तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है, राइट, द मीन ऑफ दिस स्टेटमेंट is we can calculate you know about the charges by using the voltameter, right? Using the voltameter. Suppose if you are applying voltameter, so it will say positive, it is negative. This, there are two edges, 1 and 2. If it is positive, it means it is at higher potential. Voltameter will show potential, right? So if it is showing higher potential, that means it is positive. Lower potential, that is it is negative. And once it is clear, it is high, it is low, so after that we can calculate, you know, direction of electric field, and then it will be negative or positive, we can calculate from there. So it is also possible to use the Hall effect to measure directly the drift speed Vd of the charge carriers. अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हॉल इफेक्ट क्या है, बता दोगे. क्यों यूज किया जाता है? तो स्पीड ऑफ द चार्ज कैरियर्स. दूसरा, वो कैसा चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, उसको भी हम हॉल इफेक्ट से पता कर लिए. दूसरा, उसका स्पीड कितना होगा वो भी पता कर लिए. तो ये दो मेजर चीज है जहां पे हॉल इफेक्ट यूज किया जाता है.
विच यू मे रिकॉल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंटीमीटर्स पर आवर, सेंटीमीटर्स पर आवर के हिसाब से उसका जो है स्पीड आएगा। सोच सकते हो, मतलब 1 सेंटीमीटर चलने में घंटे लग जाते हैं उसको। In this clever experiment, right? The metal strip is moved mechanically through the magnetic field in a direction opposite that of the drift velocity of the charge carriers. The speed of the moving strip is then adjusted until the Hall potential difference vanishes. अब ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि the metal strip is moved mechanically through the magnetic field इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रिप है उसको घुमा दिया जाता है। मान लो कि वेलोसिटी इधर है vd और ये जो स्ट्रिप्ट है दोनों तरफ, राइट, इसको इस तरफ घुमा दिया जाता है। ठीक, भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है और ये जो स्ट्रिप है उसको इस तरफ घुमा दिया जाता है, राइट। तो इससे क्या होता है, अब द चार्ज कैरीज, ठीक है, द स्पीड ऑफ द मूविंग स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप मूव कर रहा है, इज देन एडजस्टेड अंटिल द हॉल पोटेंशियल डिफरेंस वेनिसेस। मतलब ये है कि देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, इधर मान लो कुछ वोल्ट हो गया, इधर मान लीजिए 4 वोल्ट है, इधर मान लो 3 वोल्ट है, तो एक डिफरेंस आ गया, या माइनस +4 वोल्ट है, ये -4 वोल्ट है, कोई डिफरेंस आ गया। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्पीड में घूम रहा है, इसको क्या कर दिया जाता है, इधर स्पीड में लगा दिया जाता है इस तरफ। अब देखो ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर घूम रहा है और ये स्ट्रिप है उसको इधर घुमा दिया और उसको धीरे धीरे घुमाता है और उस स्पीड तक लाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में वो 0 हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। V बराबर D इंटू ई, भी कहता है 0 कर दो पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब V 0 हो गया। वहां पे E 0 होने का क्या मतलब है, ये चार्ज जो है रेस्ट में आ गया, मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में आ गया। तो यही चीज यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन को इधर दौड़ा दिया है और सिस्टम को इधर दौड़ा दिया है, और वो सिस्टम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में उसको दौड़ा दे रहा है। वो जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है वहां पे, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा दिया स्ट्रिप को, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो उसको जो है रेस्ट में लेके आ जाता है, राइट। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ओके। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर है वो सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से है, राइट, ओके। एज दिस कंडीशन विथ नो हॉल इफेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरिज विथ रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी फ्रेम मस्ट बी 0। अब लेबोरेटरी के फ्रेम में ये जो है वेलोसिटी 0 हो जाता है विथ नो हॉल इफेक्ट, जब हॉल इफेक्ट नहीं होगा। सो the velocity of the strip must be equal in magnitude but opposite the direction of the velocity of the negatively charged carries। समझ में आ गया बात, कि हॉल इफेक्ट एकदम ना हो, इसके लिए क्या करना होगा, जितना स्पीड से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन स्पीड से स्ट्रिप को भी दूसरे डायरेक्शन में भगाना पड़ेगा ताकि कोई हॉल इफेक्ट ना हो। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा करने से पोटेंशियल 0 हो जाता है, राइट, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए अगर बात करूं, लेट अस मेक द अपोजिट एजम्पशन दैट द चार्ज कैरियर्स इन करंट आई आर पॉजिटिवली चार्ज। फिगर सी के बारे में बात कर रहा है कि अब ऐसा, जो ये सारा डिस्कशन बी के लिए चला था, अब बोलता है सी के लिए कर लो, राइट। तो सी के लिए करेंगे तो सारा चेंज वही चीज रहने वाला है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ओके, राइट। तो बताओ भाई, यहां तक समझ में आया, हॉल इफेक्ट समझ में आ गए, हॉल इफेक्ट क्या है। मंटोन, यस सर, एग्जाम में आएगा सर तो लिख लीजिएगा, बोलो। यस, लिखेंगे याद करके। याद इसको समझ लो यार, समझ लो, इसमें 3-4 चीजें तो है, बस सेटअप याद कर लो, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 2 फार्मूले आ गए, वो हो गया, और उसमें हम चार्ज पता कर सकते हैं कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके हिसाब से डायरेक्शन, और फिर उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा वो, और हॉल इफेक्ट अगर हमको ये करना है कि हॉल इफेक्ट ना हो, इसके लिए हमको स्ट्रिप को दौड़ाना पड़ेगा, उतना ही स्पीड से दौड़ाना पड़ेगा जितना से चार्ज दौड़ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, राइट। बस हो गया, और क्या है, एक बार कॉपी पे लिख लो अच्छा से, दैट्स इट।
इस पे क्वेश्चंस हो जाएंगे, खत्म फिर। चलिए yes, एग्जाम्पल, ए नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन। देखो एक होता है रिलेटिविस्टिक, राइट। रिलेटिविस्टिक मतलब रिलेटिव, रिलेटिव इन द सेंस ऑफ कि कोई पार्टिकल का मोशन, जो लाइट है ना, लाइट, लाइट का स्पीड सी होती है, इसके कंपेरिजन में अगर आ जाएगा तो वो रिलेटिविस्टिक मोशन कहलाता है, रिलेटिविस्टिक मोशन, ठीक है। और जब आप पढ़िएगा ग्रेजुएशन, अगर आपको फिजिक्स से करना होगा या कोई भी विषय में जहां होगा, तो ये आएगा मोशन ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी मतलब ये होता है कि कोई पार्टिकल अगर सी के स्पीड के आसपास चलना शुरू हुआ, जैसे मान लो सी से चल रहा है लाइट, तो c/2 से कोई चल रहा हो या c/4 से चल रहा हो, तो इसके कंपेरिजन हो गया, तो काफी हेवी स्पीड हो गया। तो जब हेवी स्पीड हो जाता है तो उसमें कभी कभी आप सुने होंगे कि जब हम दूसरे जगह जाते हैं तो हमारा आयु, जो एस्ट्रोनॉमट होता है, जो अंतरिक्ष यात्री होता है, उसका उम्र क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जाता है उसका जो, या ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। उसके बाद जो लेंथ है, मान लो कोई एक्चुअल में एक पेन है, ठीक, उस पेन को अगर हम उतना स्पीड से भेज दिए तो उसका लेंथ जो है घट जाएगा। अगर वो इतना बड़ा शेप का कोई चीज है, उसको उतना स्पीड से अगर भेज देंगे तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो ये सब रिलेटिव मोशंस होता है, ये सब पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो अंतरिक्ष यात्री होता है, तुम सुनने होगे, गूगल पे सर्च करके देख लेना कि अंतरिक्ष यात्री को जब भेजा जाता है तो उम्र में वो बढ़ जाता है कि घट जाता है, ये पता करना तुम। उसी तरह से वो लेंथ में भी होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कि अगर वो 5 फीट वाला है और उसको इतना स्पीड से भेज दिया लाइट का स्पीड के कंपेरिजन में, तो उसका लेंथ घट जाएगा। उसी तरह से मास का भी होता है, मास मोमेंटम का भी होता है, अगर तुम इतना मास वाले हो तो आगे जाकर के कम मास वाले हो जाओगे या ज्यादा मास वाले हो जाओगे, क्या होगा वो देख। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। हाँ, मतलब अगर तुम पृथ्वी पे रह रहे हो तो मान लो तुम्हारा 60 साल जीना हुआ, ठीक है, कि तुम 60 साल यहाँ पे बचा, तुम्हारा उम्र हुआ 60 साल, और जो बाहर गया उसका उम्र हो गया मान लो 40 साल। यहाँ पे है वो 60 साल का हो गया और वहां पे गया वो अभी 40 साल का है, इसका मतलब हम जल्दी बूढ़ा हो गए, वो बूढ़ा नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ सीन आगे जाके आपको इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा, राइट। तो है आगे बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा, और ये ऐसा मतलब सच में होता है नहीं होता है वो सब आगे आप समझोगे, ठीक है। फिलहाल तो ये चीज आगे इसलिए मैं बता दिया थोड़ा सा, बट कोई बताने की जरूरत नहीं था। एनीवे, सो नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन मतलब रिलेटिव मोशन को हटा दो यहाँ पर से, ठीक है। रिलेटिव मोशन को हटा दो मतलब कि उसमें समय के साथ ये नहीं होगा कि उसका मास बढ़ जाएगा, वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो सब कंसेप्ट यहाँ से हटा दो, राइट। बीम passes without deviation through the region of a space where there are uniform transverse mutually perpendicular electric and magnetic field. म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक इधर इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ठीक बी जो है उसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। ये मिली टेस्ला है और ये किलो वोल्ट पर मीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। तो ई और बी हमें को दे रखा है, ओके क्लियर है यहां तक। नाउ then the beam strikes a grounded target, find the force with which the beam acts on the target of the beam, current is equal to this। सेम चीज है, अभी जो आप बना रहे थे हॉल इफेक्ट, वही चीज तो है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है, और बोलता है वो भागेगा, भागेगा तो कितना फोर्स से स्ट्राइक करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो ना, कि गेंद जा रही है तो कितना वो जहां पे गिरेगी उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, कितना फोर्स लगाएगा। ऐसा भी हो सकता है प्रोजेक्टाइल यहाँ से गिरा दिया और यहाँ पे कोई पार्टिकल से जाकर टकरा गया तो कितना फोर्स के साथ जाकर टकराएगा वो, राइट। वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बस सिंपल है, कितना फोर्स के साथ वो टकराएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? पहले बताइए।
ये चार्ज इस तरफ से जा रहा है और जाके यहाँ पे टकराया जाएगा, तो वो कितना फोर्स से टकराएगा यही पूछ रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट दे रखा है, राइट, और डायरेक्शन दे रखा है। तो फोर्स बराबर हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब P बराबर एम भी होता है तो भी dm/dt, राइट, मतलब कि मास का चेंज होना dt के साथ। तो dm/dq dq/dt, dq कट गया तो dm/dt हो जाएगा, हम जानते हैं। अब देखो v बराबर भी हम जानते हैं, राइट, v बराबर हम जानते हैं ना E/b, और dm/dq, और यहाँ dq/dq, तो dq/dt क्या है, करंट है, तो ये करंट हो गया। E/b मालूम। अब यहाँ पे है m/q, राइट, m/q। तो अब ये बोला क्या है, ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कहाँ है, अब समझाते हैं dm/dq को ऐसे क्यों कर दे। देखो यहाँ नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन, प्रोटॉन, तो यहां से हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट डेविएशन थ्रू द रीजन ऑफ स्पेस। अब प्रोटॉन कह दिया तो प्रोटॉन पे हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी जानते हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। उसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई बाय मास रेशियो, ऐसा कुछ कुछ आप लोग जानते हो ना, 1800 या 1/, ऐसा कुछ, आई एम नॉट रिमेम्बर दैट। तो वहां से इसका वैल्यू आता है, राइट, तो वहां से इसको याद रखना। अब यहाँ पे निकालना शुरू करोगे तो प्रोटॉन का मास लिखो, चार्ज लिखो, काटो, फिर गलत हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें। समझ में आया बात? यस सर। हाँ सर। तो देखिए यहाँ पे ये जो dm/dq है, मतलब इस dm का मतलब क्या होगा, छोटा सा मास, और dq का मतलब हो गया छोटा dq। तो एक्चुअल में ये छोटा मास और छोटा dq नहीं, ये टोटल मास ले लेंगे और टोटल चार्ज ले लेंगे। ओके, यस, द टोटल मास का वैल्यू और टोटल चार्ज का वैल्यू, दैट्स इट। जैसे ये एक ही बात हो गया ना, देखो जैसे dm है, छोटा मास है, ये छोटा dq है, तो जितना मास है उतना ही चार्ज है उसके सराउंडिंग। मान लो इसको 10 गुना बढ़ा दिए, इसको भी 10 गुना बढ़ा देंगे, सेम ही चार्ज आएगा, रेशियो दोनों का सेम होने वाला है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों का वैल्यू पुट करो। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? मास होता है 1.67 into 10 to the power 31। ओके, एंड ई एंड बी का वैल्यू देखो यहाँ पे रखा है, तो ई और बी कितना, 120 और ये 50, राइट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 120/50 मिली है, तो 10⁻³ राइट। एंड आई आपको दे रखा है, ये भी मिली है, आई किधर, इधर यहाँ, तो 0.80 इंटू 10⁻³ एम्पियर, राइट, या, and from here you can put and just to calculate from here, so you will calculate micronewton and m और q का भी वैल्यू रखोगे, then you will get this result। तो आपका काम ये है कि ये आंसर आना चाहिए, ओके, कैलकुलेट करोगे, ठीक है, सही है। यस। हाँ देखो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स को ले आया है, अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं आएगा, dp/dt जिसको नहीं मालूम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब देख रहे हो ना कैसे कैसे चल रहा है। अब खैर एनीवे, कम टू पॉइंट, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस q एंड मास a मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड EI, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है I डायरेक्शन में है, एंड ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B की K डायरेक्शन में B है, I डायरेक्शन में E है, follows a trajectory from P to Q as shown in the figure, the velocity as P and Q are VI and -2VI, right? Okay, and so find A electric field and B rate of work done by the electric field. Work done, how much work will be done by the electric field? तो वर्क डन क्या होता है, F into X, तो कितना दूर चला वो निकालना पड़ेगा, कितना फोर्स लग रहा है उस पर वो निकालना पड़ेगा, राइट। और फोर्स को x के साथ गुना कर देंगे तो वर्क हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अब ये देखो ये सारा चीज क्लासिकल मैकेनिक्स आ गया, गेटिंग पॉइंट। अब यहाँ देख लो, इलेक्ट्रोस्टैट लगा दिया, मैग्नेटोस्टैट लगा दिया, क्लासिकल मैकेनिक्स लगा दिया,
और वेक्टर भी लगा रखा है इधर, समझ रहे हो ना। अब हर एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, अगर हर एक चीज क्लियर नहीं है तो फिर समझ सकते हो व्हाट यू विल डू। तो देखो यहाँ पर try to understand, I know this problem. So this is origin over here and this is A and this is 2A, how it will be come out. So one by one we will start this. So let me read once again. So here electric field in the I direction plus Q and mass M, that is given, and this all V and 2V in I direction and minus 2V I direction. Okay, no problem. So this is I direction and this is Z direction and this is K direction. Okay, so this is point P and this is point Q. At P the velocity is V in I direction, that is given here, right? Clear? Electric field is in I direction, that is shown here, no problem. B is in positive K direction, so here that is B is here, positive K direction, that is coming outward, right? Coming outward. Okay, B is here. And then at Q velocity is minus 2V, at Q minus 2V I cap, right? So here P is here, Q is here, I, and here this is the point, right? And here velocity is minus 2Vi, that means 2V but in direction of minus I, right? So this is I and this will be minus I. Okay, this is minus I this side. So here velocity direction will be in this way, but here you can see velocity is in this direction, right? So one thing is very clear, I think this is wrong, right? I think it here it will be J cap, isn't it? है ना? अरे भाई कुछ तो बोलो। नहीं समझ में नहीं आ रहा? क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को जी? आ रहा है समझ में सर। तो ये गड़बड़ है ना, आई वाला ये जे वाला। लग रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे कुछ गलतियां हैं? अरे ये मेरे को लग रहा है ये गलत है। देखना ये इधर जाएगा, स्वाभाविक इधर जाएगा, तो ये तो माइनस जे कैप हो गया ना अंदर, और ये ऊपर जे कैप हो गया, राइट? यहाँ पे इन्होंने माइनस 2 भी, ऐसे कैसे हो सकता है? एक्स वाई प्लेन में दौड़ रहा है, ये अगर एक्स है तो ये वाई होगा, सिंपल सी बात है। तो ये गलत है, ये जे होगा। आगे देखते हैं, कैलकुलेशन से पता चल जाएगा, राइट? बट हमें ये लग रहा है डॉट पर, राइट? एनीवे, सो इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, राइट? अब देखो ये इस तरफ जा रहा था V से, अब इधर जाने लगा 2V से फाइनली, राइट? तो किनेटिक एनर्जी में कितना बढ़ोतरी हो गया? तो देखो हाफ mv² पहले था, अब हो गया हाफ mv², राइट? तो देखो फाइनल एनर्जी ये है और ये इनिशियल है, तो इतना का बढ़ोतरी हो गया। क्लियर है? समझ में आई बात? यस सर। हाँ, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल जो भी प्रोटॉन, वो यहां से यहां आने में उसका एनर्जी बढ़ गया, किनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो इसके पास 4 रुपया था, अब इसके पास अब यहाँ आकर 10 रुपया हो गया, तो 6 रुपया कहीं से न कहीं से तो आया, वो काम किया होगा, उस काम के बदले में उसका पैसा मिल गया, राइट? यही तो एनर्जी और कंजर्वेशन में लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, वर्क डन बाय द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन गोइंग फ्रॉम P to Q is, तो वर्क डन हम लोग क्या सीखा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो फोर्स कितना होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स कितना होगा? तो अब ये जो P से Q के बीच की दूरी निकालनी होगी, राइट? तो P में कहाँ था? यहाँ पे था, अब ये आ गया यहाँ पे। तो देखो ये इस पॉइंट हमारा ओरिजिन है, राइट? ये ए दूरी के पास था, अब ये 2 दूरी के पास, 2 ये दूरी के पास है, राइट? तो ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं ना,
याद आ रहा है कुछ कुछ? ये वाला, राइट। तो ये यहां से यहां आ गया, तो ऑरिजिन है, तो वर्क डन हम लगाना है एफ डॉट एक्स, राइट, एफ डॉट एक्स। तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और ये पॉजिटिव चार्ज है ना जी, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स इधर लगेंगे, राइट। तो फोर्स इज इधर एंड एक्स इज इधर, राइट। तो एफ एक्स कॉस थीटा, राइट, तो टू हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है और एक्स का डायरेक्शन इधर है, तो 90 डिग्री है, इसलिए जीरो होगा यहाँ पे फोर्स। यहाँ पे देखिए ये रेडियल डायरेक्शन इधर है, राइट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स ही इधर लगेगा, राइट। फोर्स भी इधर और आर भी इधर, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो। तो यहाँ से ये हमारा डिस्टेंस हो गया 2a, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? वर्क डन। क्लियर यहाँ तक? अब देखो इतना काम हमने किया, तो जितना हम काम किया उसके बदले में हमको पैसा मिला। हमारे पास 4 रुपया था, फिर 10 रुपया हो गया, मतलब 6 रुपया हमको मिला काम करने के बदले में। तो जितना हमने काम किया उसके बराबर जितना हमारे पास पैसा आया। तो काम हमने कितना किया? तो काम हमने इतना किया, हमको एनर्जी प्रॉफिट इतना हुआ था, ये वाला। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया जो कि हमें निकालना था। यहां तक कोई तकलीफ? बताइए। बोला जाए। सर वहाँ पे हम्म। जो डिस्टेंस लिया गया है वो कैसे लिया गया है? हाँ डिस्टेंस देखो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम जाके एक बार देख लेना। वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार देख लीजिएगा। देखो वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस होती है, मालूम? एफ वेक्टर और एस वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, सिंपल सी बात, और मान लो इधर एक फोर्स लग रहा है, राइट। इसको हम रस्सी से ऐसे खींच रहे हैं, जबकि ये चल रहा है इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया। तो इसको यहाँ से यहाँ लाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो एफ इंटू एस, तो एस इधर वाला, तो एफ इधर वाला नहीं, इस देखो एफ का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा एफ साइन थीटा और एक होगी एफ कॉस थीटा। तो ये जो एस के डायरेक्शन में होगा एफ कॉस थीटा वही लेंगे, एफ साइन थीटा नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर वाला हम नहीं लेते हैं, राइट। उसके कारण वर्क डन नहीं होता है। बचपन में पढ़े थे ना कि एक आदमी है जो माथे पे अटैची रखा है और वो स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बाहर चला जाता है, फिर भी वो वर्क डन जीरो है। क्यों? क्योंकि वो चलता आगे है, फोर्स उसके नीचे लग रहा है, तो दोनों में क्या है? 90 डिग्री का पंगा है, इसलिए कोई वर्क डन नहीं होगा। पढ़े थे क्लास 6, 7, 8, 9 में? यस या नो? नहीं बोले? यस सर, पढ़े थे। पढ़े थे। यही चीज यहाँ पे है, और क्या। तो ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे ऐसा देखो है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स भी किधर लगेगा? इधर ही, और रेडियल डायरेक्शन किधर? इस तरफ, तो 90 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। अब यहाँ पे गो, तो यहाँ पे वर्क डन है, राइट, यहाँ पे वर्क डन है। अब तो वही वर्क डन यहाँ पे 2 है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, बात समझिएगा। वर्क डन जो है यहाँ पे ये दोनों चीज जगह निकला है। कहाँ गया? ये वाला फोर्स इनटू ये वाला, इसका भी निकाला गया है, बट ये क्या है? जीरो, नो कंजप्शन। यहाँ पे निकाला कि भैया यहां से यहाँ गया तो कितना हुआ। ओके, दैट्स इट। तो बाकी आगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स है, और इधर से उठाओ उधर पुट करो। अब देखो रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, रेट पूछा जा रहा है कि कितना रेट से वो काम किया, राइट, रेट। तो देखो व्हाट वी से, या रेट पूछा जा रहा है, तो रेट ऑफ वर्क डन, तो रेट ऑफ वर्क डन जो होता है वो हमारे पास होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। रेट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन करने का जो रेट है वो क्या है? जैसे कहते हैं ना रेट ऑफ समथिंग, रेट ऑफ समथिंग, तो उसी तरह से यहाँ पे है कि रेट ऑफ वर्क डन, व्हाट विल बी रेट ऑफ वर्क डन ओवर हियर।
So simple, force into velocity. You have to keep this thing in your mind, right? So rate of work done by the electric field at P point. So F into B. So F is simply QE and V at P point. So at P point velocity is V. Electric field, just to put I cap and V I cap. So EV is here and I dot I, that is 1. I dot I, you know 1 from vector. Clear hai? So QEV. So Q, E and V. E you have already calculated. This is your answer. Right? So here I think some mistake is there. It will be Q, V square and B, that is BQ. So you will calculate from here. Q is, अब Q के पास निकालना, P के पास हो गया, अब Q के पास, तो Q के पास क्या होगा? QE, E still in I cap, but velocity in there, you can see here it is J cap, right? Yeah, so it is in J cap. So I dot Z, you know 0, so here it is 0. So rate of work done by the electric field at P is this much, but at Q it is 0. So at Q rate of work done by both the fields is 0, right? यहाँ पे जो वर्क डन है वो E के कारण और B है ना, दोनों को कंबाइंड करके यहाँ पे जो वर्क डन है वो 0 हो रहा है, राइट? ये जो वर्क डन है वो 0 है, राइट? ओके, राइट, ओके, B क्रॉस, just a minute, you know, B, yeah, it's all right. So what was question? So we have completed. Find the force with which the beam acts on the, sorry, it is different. A and this rate of work done by electric field at P, and C rate of work done by each of the fields at Q. बात समझो, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी के पास निकालना है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और रेट ऑफ वर्क डन बाय ईच ऑफ द फील्ड्स एट क्यू, क्यू के पास निकालना है दोनों के कारण, समझ रहे हो? दोनों के कारण, इसके कारण भी इसके कारण नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो यहाँ पे 0 निकल गया। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे, राइट, यहाँ पे वर्क डन। ओके, तो क्या होना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है हमारे पास वो भी नीचे जा रहा है, और भी क्रॉस बी, सो भी क्रॉस बी इज, you can calculate V cross B, right? So if is in this direction, right? So if you like this, sorry, B cross B, it will be force in this direction. Yeah, force it is in this direction, and then you can calculate work done. So that is F dot S, and whatever work done is there, then you have to calculate from V, that is velocity, right? So from there you can calculate work done by magnetic field as Q, right? So what's written here? At Q, rate of work done by both the fields is 0. Both the fields is 0. Why? Because of this one, because of this one, right? Because of this one, I dot Z. Q के कारण 0, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के कारण 0 कैसे होगा? समझ में आया बात? बोलो। सर यहाँ पे दोनों का दिया हुआ, एक अकेले मैग्नेटिक फील्ड का अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग नहीं ना दिया। देखो ये 0 क्यों हुआ? चूंकि ये I था और J था, इसलिए हुआ। हाँ, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में भी तो वही चीज आएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फिर से वही रहना है,
बात समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? चलो देखो मैं लिख के बताता हूँ। जो वर्क डन होगा ये होगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के जगह पे यही चीज लिखेंगे कि नहीं? यस या नो? यस। यस अब फोर्स किधर लगेगी ये बताइए? तो फोर्स लगेगी माइनस आई कैप में। अगर तुम ऐसे करो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है और वेलोसिटी किधर है? अंदर की नीचे की तरफ। तो भी क्रॉस बी करो। तो भी क्रॉस बी करोगे तो फोर्स किधर आएगा? इस तरफ। ठीक। तो फोर्स आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? माइनस आई कैप डॉट माइनस जे कैप। तो आई डॉट जे फिर से आ गया ना? यस क्लियर है? मंटू, निंदू, बताओ आप लोग। यस सर। कभी भी तो बोलो कि नहीं आ रहा समझ में। उसमें बहुत आनंद आता है जब बोलोगे नो नहीं समझ में आ रहा है। पेन क्यों बोले लीक क्या? होता है? तो इस तरह से न्यूमेरिकल बनता है ना? ऐसे इस तरह से चीजों को आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्या क्या चल रहा है अंदर में, हर एक चीज को बारीकी से देखना होगा, फिर क्वेश्चंस बनेंगे। नहीं कैसे बनेगा क्वेश्चन? एक्चुअल में क्या होता है, चीजों को हम लोग अच्छे से समझते ही नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम समस्या होते रहता है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, राइट। अब वही चीज आ गया कि वायर है, इस पे करंट आई है, ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स, तो कितना इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस वायर पे? अब हम लोग जान गए कि आई है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ है तो वो फोर्स भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस, गुड। तो आइए फिर सीधा आते हैं, मुलाकात करते हैं इससे। लुक एट हेयर, this is magnetic field here, right? And this is a rod or something. I is 0 here, right? I is 0. It is a such kind of experiment, right? So this is a region where magnetic field has applied, right? And here this is wire. Okay, I is 0, so nothing is there. But now I is not 0. Now current is flowing in this rod. So you can see this, you know, you can see the variation of the length or trajectory, or you can say shape of the wire. You can see, say earlier it was a straight line, now you can see it is now curved. So it is something like that. Suppose we have a thread, right? And just to apply force here, so we will find that now thread become like this. Suppose this is thread and just apply force, it will become like this. Like धनुष, धनुष देखते हो ना एकदम सीधा होता है, जब उसको खींचोगे तो थोड़ा हो जाएगा, तो फोर्स लगाया आपने, तो वही चीज यहाँ पे होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर एक वायर है उसमें करंट जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया जाए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को खींचकर धनुष बना देगा। दैट्स इट। अपोजिट कर दिया गया करंट का डायरेक्शन, वो भी इस तरफ खींचा गया। ये बात क्लियर है? समझने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैसे क्या हो रहा है ये हम सब जानते आ रहे हैं पिछले 8 क्लासों से। इट्स ऑलराइट? यस सर। ओके, गुड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पे वायर को जूम कर दिया गया माइक्रोस्कोप में लगाकर, ठीक है। वैदिकुलम में माइक्रोस्कोप है, जाकर वहाँ चेक करोगे तुम लोग, ठीक। कैसे चेक करोगे? एक वायर ले लेना, एकदम पतली सी वायर। ये जो वायर एकदम, ये जो वायर होता है ना घरों में, उसके अंदर भी पतली पतली वायर होती है, उसको निकालना, निकाल के माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे जाके देखना वो कितना बड़ा बड़ा दिखता है। करोगे जाकर? माइक्रोस्कोप के तुम लोग धूल, मतलब धूल भेज रहे हो अंदर में, वहां पे एकदम छोटा सा चीज काटना, एकदम वायर एकदम पतला वायर लो, उसको देखना, बड़ा अजीब तुमको फील होगा, अरे कितना बड़ा है, मजा आ रहा है। और तब एक और मजा तुमको कब आएगा? जब वायर को ऐसे खड़े रख देना, खड़ा। तो खड़ा कैसे रखोगे?
तो खड़ा करने के लिए तुम एक ऐसा स्टैंड बना लो पतला, ठीक है, कि उसमें वायर ऐसे खड़ा हो और तुम ऊपर से आँख ऐसे लगा करके देखो, सॉरी आई मीन सॉरी ऐसे वायर है और कैसे होता है, ओह सॉरी कैसे होता है, इसका अपोजिट बनाना है राइट, हाँ ऐसे होता है, ये आँख लगा के देखो ऊपर से राइट, और ये ऊपर वाला पोर्शन क्रॉस सेक्शन को देखना, भयानक दिखेगा, करके देख सकते हो ना। अब बोलेगा यार इसमें कौन समय बर्बाद करता है, उसमें 2-4 क्वेश्चन लगा देंगे, बट वो जब करोगे तो तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा, वही चाहिए इंसान को, वही चाहिए, करके देखोगे तो बड़ा इंटरेस्ट तुम्हारा, एक मोटिवेशन आएगा साइंस के प्रति, ठीक है, नहीं तो अभी तो न्यूमेरिकल के प्रति रहेगा सिर्फ मोटिवेशन। सो इट्स ऑलराइट, तो करके देखना, बहुत अच्छा है तुमको देखने को मिलेगा। एनीवे तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको, और ये फील्ड है, और ये देखो प्लस चार्ज है यहाँ पे राइट, प्लस भी लिया, माइनस भी है, माइनस प्लस सारे हैं, तो प्लस ले लिया है, और इस पे ये इधर भागेगा VD से, और इसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन ये है, और इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है। ये सारा चीज अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए राइट। अब देखिए the charge move at average velocity VD since the total amount of the charge in the segment is, total charge इतना है Q, एक बउआ का चार्ज Q है, तो टोटल बउआ कितना है, तो टोटल वॉल्यूम A इंटू एल, और टोटल वॉल्यूम में N मान लिया हमने, तो वॉल्यूम में इतना आ गया इंटू Q कर देंगे, तो ये टोटल चार्ज हो गया। N इज द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, हम लोग याद कर रखे हैं, देखो टोटल वॉल्यूम कितना है A इंटू एल, इसका एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज का संख्या है N, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो N इंटू वॉल्यूम हो जाएगा पूरा 100। अब एक यूनिट में चार्ज का वैल्यू, मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है Q, ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है और टोटल नंबर ऑफ चार्जेज हैं राइट, उसका पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो N Q से गुना कर दिए। ये बात समझ में आया सबको? यस सर, हाँ समझ यस गई। सर। गुड। तो देखो अब फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हम लोग जानते हैं Q और V इंटू B। अब तुम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो कि सर यहाँ पे जो एगो चार्ज है वो इधर जा रहा है, हो सकता है दूसरा इधर जा रहा होगा, तीसरा इधर जा रहा होगा राइट, इसमें बहुत सारे चार्जेज हैं, ठीक है, तो आंसर ये है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सब इधर ही भागेगा, क्यों, चूंकि इधर हमने एक पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव चार्ज पैदा करके रख दिया है, या इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो उसी तरफ भागेगा हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस हमने इधर लगा रखा है राइट, क्लियर यहाँ तक? तो यहां से देख लो ये चीज समझ में आ गया। और QNAL को अभी अभी हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास में भी, आई होता है राइट, राइट ना, और ये एल को अंदर ले गया और VD को बाहर ले गया, तो एल यहाँ आ गया और VD यहाँ चला गया, तो QNVD को आई लिखा भी था ना भी, अरे बोलो भाई, हाँ इधर आई जो है वहां से NEA और इधर लेके चल जाओ, तो आई बराबर NEA VD हो जाएगा ना। अब बोलेगा नहीं इन लोग, यस सर। यस सर, तो क्या हो गया सर, आई एल क्रॉस बी, ये भी पर वेलोसिटी वेक्टर था, तो डायरेक्शन इस पे चढ़ा दिया गया एल पे, मतलब जिधर भी भाग रहा है उधर ही एल है, तो भी ना बोल करके एल बोल दिया, दैट्स इट। वेयर आई बराबर दिस and L is the length vector with a magnitude L and directed along the direction of the electric current, right? So what will be the direction of current? Same direction will be of the L, right? Same thing is there. So this is thing. यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, right? तकलीफ है तो आगे सोल्व हो जाएगा, डोंट वरी। सो वायर ऑफ आर्बिटरी शेप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर है जो कि ऐसा है, कोई भी शेप का है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, एक छोटा सा यहाँ पे लेंथ ले लिया, छोटा सा लेंथ ds, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, नो प्रॉब्लम। अब देखो इस छोटा सा लेंथ पे फोर्स निकालना चाहता हूं, तो फोर्स I ds हो गया, क्लियर, क्रॉस B हो गया, B कांस्टेंट है,
तो अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल में कितना फोर्स लग रहा है, राइट। सो एक ही मेथड है इंटीग्रेशन मेथड, तो इंटीग्रेट कर दिए तो टोटल फोर्स निकल जाएगा एफ भी, इंटीग्रेट करेंगे तो, और ये आई बाहर हो गया और डी एस क्रॉस भी बच गया। ये जा कहाँ से रहा है, तो इसका लेंथ मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए से बी कर लिया, सिंपल सी बात। चल गुड। सो नाउ लुक एट हियर, निकलो भाई, yeah, so B is there and DS is something like this, so this is A and this is B, so we can make a vector L directly A to B, right, that is this. So here you can see IL cross B. So using the magnetic force on the wire is given by, we know this thing, so what I can write here, same thing is written over here, this is L vector, that is called this one, right. So this can, I is coming out, so look at A to B into DL vector can be written L vector, ये यहाँ L vector है, कैपिटल L या स्मॉल L जो भी यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको मान लो मैं स्मॉल L कर देता हूँ, राइट। तो ये जो स्मॉल है वो वेक्टर भी है, तो ये चीज होगा, जैसे देखो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो A और B पॉइंट के बीच में दोनों को जोड़ दिया तो वेक्टर क्या होगा, तो ये वेक्टर L है। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब ds को हम करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो, ds को करेंगे तो ध्यान देना, इस ds को अगर इंटीग्रेट में करूंगा तो आएगा s, कहां से कहां तक, a से b तक, तो ये चीज क्या हो जाएगा, इसको करो तो हो जाएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर L वेक्टर होगा कि नहीं बोलो। ये देखो ये ऑरिजिन है, यहां से ये हो गया b और ये a, मतलब कोई ऑरिजिन है यहाँ, राइट। तो b से a और b से, सॉरी ये ऑरिजिन वो है, तो o से b और o से a, राइट। तो b माइनस a क्या होगा, L होगा, जैसे ऐसा भी तुम करते हो ना, इस तरह से, ये मान लो a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये ऐसे L वेक्टर, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे अब करते हो ना, बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख दिया गया है, तो सिंपल क्या होगा कि दो पॉइंट ले लिया, एक यहाँ वायर है, वायर का दोनों एंड पॉइंट ले लिया, तो वायर के दोनों एंड पॉइंट के कारण जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर बस सिंपली ले लेना है। इसका मतलब समझ में आया वेक्टर का एप्लीकेशन, यस या नो, यस सर। यस। तो देखो ध्यान से बाबू, यहाँ पे अब देखो एक चीज आ गया, इस इंटीग्रेशन में ये सर्कल नहीं था, अब यहाँ पे सर्कल आ गया। इस सर्कल का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा, वैदिकुलम में मैं पढ़ाया था, इसका मतलब हो गया क्लोज लूप, हो गया क्लोज लूप, मतलब उसको क्लोज कर देना है, एंड को स्टार्टिंग से जोड़ देना है, क्लोज कर देना है, तो लूप बन जाएगा। केस 2 में आइए, तो ये देखो जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक। अब ये देख लीजिए, अब यहां देखिए सेम चीज है, राइट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब लूप ये है, क्लोज है, राइट। पहले क्या था, सिर्फ ऐसे था, ए से बी था, बट ये नाउ इट इज क्लोज, राइट। तो अब क्या होगा, ध्यान दो, अब यही चीज देख लो ना, यही चीज यहां से यहां तक था, अब क्या था, ये इंड यहां नहीं है, इंड अब यही है, तो बी भी वही है, ए भी वही है, दोनों को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, बता दीजिए, बोलो, 0 मिलेगा, मिलेगा ना जी। तो ये जो इंटीग्रेशन टर्म हो गया 0, इसलिए फोर्स हो गया 0। सो द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए क्लोज लूप इज 0। ये बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यानी 0, हाँ जी, क्लोज लूप 0 ही होता है ना। भाई कैसे हो रहा है वो मालूम होना चाहिए, 0 होता है रट नहीं लेना है, तोता नहीं बन जाना है, कैसे हो रहा है ये समझ में आया।
डिस्टेंस मुस्कान, यस सर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम ही है तो यस, 0 होगा। गुड। जैसे लास्ट केस में क्या था, ये यहाँ था, बी यहाँ था, तो दोनों के बीच में एक वेक्टर बना, बट लास्ट भी यही है, एंड भी यही है। और चूंकि इंटीग्रेशन में ऐसा आ रहा है इनिशियल टू फाइनल, फाइनल इनिशियल सेम कर दिया, फोर्स खत्म, सिंपल सी बात। ठीक है, उसी बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक कंडक्टिंग बार ऑफ लेंथ is placed on a frictionless inclined plane which is tilted। अब देखो टाइटल लिख दिया है, गलत है, it should be tilted at an angle q। अब देखो फोन कौन कर रहा है मेरे को, विशाल is calling me, why? Anyway, so it should be theta, it must be theta, so here from the horizontal as shown in figure। ये देखो ये क्या है, बार है, कंडक्टिंग बार, कंडक्टिंग बार है, समझ रहे हो ना, कंडक्टिंग नॉट इंसुलेटेड। और ये इधर लुढ़क रहा है, इस तरह से ऐसे लुढ़केगा। अब याद करो क्लासिकल मैकेनिक्स कि यहाँ एक गेंद है, लुढ़का दिया गया, ये थीटा है, नॉर्मल लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, इसके कारण इधर कंपोनेंट जी साइन थीटा जी कॉस थीटा बराबर करो। अगर ये रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन को भी एज्यूम करो, राइट। सो मेनी थिंग्स यू हैव लर्नड अबाउट दिस, राइट। सेम थिंग यहाँ पे हो गया। अब एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जा रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी इस पे फोर्स लगेगा। अब एक फोर्स यहाँ पे और आ गया पिक्चर में, अब इसी पे क्या करेगा, एक बैटरी लगा देगा इधर से, बोलेगा भैया एक और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया इधर, अब इस पर एक और फोर्स आ गया। अब सबको रिजोल्व करो कि एक फोर्स इधर, एक इधर, एक इधर, टोटल क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, गेटिंग पॉइंट। हाँ, तो सारा चीज आ गया पिक्चर में, अब सबको संभालना होगा। सो as shown in a figure, and then a uniform magnetic field is applied in the vertical direction to prevent the bar from sliding down। ओ ये वोल्टेज भी आ गया, ओके। A voltage is source is connected to the ends of the bar with current flowing through, determine the magnitude and the direction of the current such that the bar will remain stationary। देखो जो बहुत मतलब मैं ऐसा नहीं कि ये सारा नोट्स पढ़ा हूँ, बट समझ में आता है कि क्या करने वाला। तो देखो वही चीज कर रहा है जो हम लोग अभी एज्यूम कर रहे थे, राइट, मान के चल रहा था। तो क्या कर दिया है, अब इसमें एक बैटरी जोड़ दिया भाई, एक बैटरी इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसमें देखिए आप बैटरी जोड़ दीजिए, एक एंड को यहाँ पे एक बैटरी लाया, एक इधर जोड़ दिया और एक इधर से बाहर ला करके इसमें जोड़ दिया। अब इसमें करंट को दौड़ा दिया गया। अब बोलता है कितना करंट रखे, किस डायरेक्शन में रखे कि ये बहुआ इधर स्लाइड ना हो, बस यहीं खड़ा रहे। तो खड़ा रखने के लिए क्या होगा, अब इसमें सारे फोर्स को रिजोल्व करने होंगे। तो क्या होगा, ये देखो ऐसे एक लाइन है, इस पे फोर्स लग रहा है, उधर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, चूंकि बी इधर है तो फोर्स लगेगा इस पे। अब करंट इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फील्ड है वो नीचे लग जाएगा, ऐसा कुछ लग जाएगा। जी जो है ग्रेविटेशनल के कारण नीचे लग रहा है, एकदम नीचे। तो ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे अगर ऐसे बना दो तो जी इसका नीचे लगेगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे ऊपर लगेगा। अब इस पे नीचे एक फोर्स इधर जी कॉस थीटा वाला एक इधर लगेगा, या साइन थीटा वाला, कंपेयर करके देखो, थीटा ये थीटा है तो ये क्या होगा। उसके बाद क्या होगा, एक डायरेक्शन में इधर आ गया तो जी का इस कंपोनेंट इधर आ गया। अब फोर्स देखो जस्ट ऊपर लग रहा है, नीचे में जी लग रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें अब दौड़ेगा करंट, तो करंट के कारण जो फोर्स लगेगा, जो आपने लिखा आई एल क्रॉस बी, तो आई मान लो। अब इसको हमको रोकना है तो रोकने के लिए फोर्स इधर लगाना होगा, तो इधर कैसे फोर्स लगेगा, राइट। तो बी हमको मालूम है, बी कहाँ है, ऊपर। आई हमको या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, तो किस तरफ रखे कि हमारा फोर्स इधर आ जाए ताकि इसको बैलेंस कर दे और इसको लुढ़कने से बचा ले। क्वेश्चन समझ में आया, सब कोई बताएगा या टेल मी।
बोलो भाई, थोड़ा 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 ये समझाएगा, मंटून समझाएगा, उसको आगे समझ। ऐसे हंसते हो यार, ठाका मार के सो। एनीवे, देखो ये थीटा है, राइट। ये एक्स को थोड़ा सा ले गया, ये है लुढ़क रहा है नीचे, तो एम जी नीचे लगेगा। और आई एल भी देखो इधर लग रहा है। जब उसको ऐसे करोगे, जैसे इसमें करंट है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना, और बी ऊपर लग रहा है, तो आई क्रॉस बी करो, राइट। आई एल क्रॉस बी करोगे तो जो फोर्स का डायरेक्शन है, राइट, तो इसमें अब जो है फोर्स का डायरेक्शन या तो इधर होगा या इधर होगा। तो जब फोर्स का डायरेक्शन तुम इधर रखोगे तो क्या होगा, ये लुढ़क कर दोनों तो इधर लेके आ जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि ये इधर ना जाए, इसके लिए फोर्स इधर ही लगाना पड़ेगा। तो इधर फोर्स कैसे लगेगा, राइट। तो अब इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो आई एल बी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। देखो ये एम जी है तो इधर लेके आएगा तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा। क्लियर है। और फोर्स एक्चुअल में इधर लग रहा है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ठीक, समझ रहे हो। तो एक कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा आई एल बी, तो है इसका इधर, तो ये थीटा है, आई एल बी कॉस थीटा। तो ये और ये बराबर, जब ये दोनों बराबर होगा तो ये न इधर जाएगा न इधर जाएगा, दोनों सेम रहेगा। तो ये दोनों को इक्वल कर दिया, करंट निकाल दिया। तो करंट का डायरेक्शन वो दे रखा है हमारे ख्याल से, सिर्फ करंट का वैल्यू पूछा जा रहा था कि कितना करंट लगाएं कि वो नीचे ना लुट गए। A conductor of range is placed in the angle form in this figure. Okay. Source is connected to the ends of the bar with current flowing through. Determine the magnitude and the direction of the current such that, अच्छा डायरेक्शन भी निकालनी है। हाँ, तो डायरेक्शन तुमको दिमाग से लगाना है क्या, कि भाई हम किधर रखे। जैसे दो चीज है, ध्यान रखो, एक ऐसे वायर है तो आई इधर लगा दो और एक बार इधर लगा दो। अब तुमको देखो एम जी साइन थीटा इधर है, इसके अपोजिट तुमको लगाना है। तो एक में तुमको वैल्यू इस तरफ आएगा और एक में आएगा इस तरफ। तो इधर लगाओगे तो ये, तो इधर लगाओगे तो ये तो सपोर्ट में आ गया ना, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा। तो इस मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में तो तुम्हारा फोर्स ही नहीं आएगा, तो इस तरफ नहीं होगा। जब भी होगा तो इधर होगा। तो इधर कब होगा, जब आई का वैल्यू हम इस तरफ रखें, इस तरफ है, उससे पता कर लो। बात समझ में आया, ओवरऑल समझ में आई बात। बोलो यस सर, हमको मुस्कान। हाँ